नमस्कार दोस्तों, फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो डिस्कशन रहेगी स्टडी रिफ्यूज़ल केसेस के ऊपर। तो जो वीज़ा सक्सेस रेट है कनाडा का स्टूडेंट का, वो पीछे भी बताया था। आई थिंक फॉर इंडियन 52% है। उसके अंदर जो आईआरसीसी है वो जो मैक्सिमम जो वीज़ा ग्रांट करती हैं, जो बच्चे एसडीएस के थ्रू अप्लाई करते हैं, जो बच्चे नॉन एसडीएस के थ्रू अप्लाई करते हैं, उसका जो वीज़ा सक्सेस रेट है इतना ज़्यादा नहीं है जितना एसडीएस का है। तो अभी आपका जो कंसल्टेंट है वही कॉम्पिटेंट है, जिसको नॉलेज है, जिसकी ड्राफ्टिंग और जिसकी प्रेजेंटेशन बढ़िया है। रश के कारण क्या है कि हर एक स्टूडेंट, हर एक कंसल्टेंट जाता है अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट कंसल्टेंट के पास। कंसल्टेंट के पास भी स्टाफ है, धड़ाधड़ ही अप्लाई कर रहा है। आपके वीज़ा जब रिफ्यूज़ आ जाता है तो उसको ठंडे बस्ते के अंदर डाल दिया जाता है। उसके ऊपर उतनी मेहनत नहीं की जाती रिफ्यूज़ल केस के ऊपर। और अगर आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आपका कंसल्टेंट कम्पिटेंट है, तो वो अगर आपके रिफ्यूज़ल केस के ऊपर मेहनत करता है तो आपको जो वीज़ा मिलने के मैक्सिमम चांसेस हो सकते हैं। बट ग्राउंड्स किस टाइप की मेंशन करनी है, वो उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। वो नॉलेज किस बेस से हो सकती है? अगर आपका कंसल्टेंट कोई इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ता है, कोई इंटरनेशनल मैगजीन्स पढ़ता है, जहाँ फाइडल कोर्ट की जजमेंटें पढ़ता है, जो कि बहुत सारे बच्चों ने अपने जो वीज़ाज़ हैं, या अपनी जो रिमूवल है, जो 5 साल का बैन लगता है, वो फेडरल कोर्ट कनाडा के थ्रू भी करवाई हैं। वहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि वो कोर्ट में आपने केस डाल दिया तो वो आप 100% आपको वीज़ा मिल जाएगा। वहाँ पर भी लक आपका काम करता है। बट फिर डिपेंड वो है कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिमांड कनाडा की इतनी है मार्केट के अंदर, हर एक बच्चे का ड्रीम यही बन चुका है कि मैं कनाडा के अंदर जाऊँ। और नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस पड़ती हैं कनाडा के अंदर। उसमें क्या होता है कि जो जेन्युइन स्टूडेंट है उसका रिजेक्शन आ जाता है, जो स्टूडेंट वीक प्रोफाइल होता है उसको वीज़ा मिल जाता है। ऐसे भी केसेस बहुत देखने को रूटीन में मिलते हैं। तो मेरे पास भी रिफ्यूज़ल केसेस आते हैं। केस जिसके अंदर मुझे लगता है कि इसके ऊपर मेहनत की जाए तो उस केस को मैं ज़रूर लेता हूँ। अभी आपके 50% है बीए में, उसके बाद भी 3 साल का गैप है, आइलेट्स भी 6 बैंड है, तो उसके ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा केस मेरे पास अप्लाई करने के लिए भी आता तो मैं कहूँगा कि ये टाइम वेस्ट है, इस केस के ऊपर कोई फ़ायदा नहीं है लेबर करने का, और आप अपने पैसे भी वेस्ट करेंगे। तो उनको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देते हैं। अभी मेरे पास ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग केस आया था। बच्ची का 2 बार रिफ्यूज़्ड है, लेकिन कंसल्टेंट हटता ही नहीं है, धड़ाधड़। मैंने उसकी दोनों एसओपी चेक की। जो लास्ट टाइम जब रिफ्यूज़ल आया, सेकंड टाइम अप्लाई किया, उसमें भी देखा कोई भी मेहनत नहीं है, बस कट पेस्ट करके बस अपलोड करना है और कोई भी लेना देना नहीं है। तो मैंने पहली वीडियोस में भी बताया, इसमें फिर बता देता हूँ, हमारे पास हर एक चीज़ ओपन है। ओपन मीन्स ये है कि अगर आप कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा हमारे थ्रू अप्लाई करते हैं तो क्या बेनिफिट है। सबसे पहले हम किसी भी बच्चे का कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं रखते हैं, इवन कनाडा नहीं, और भी किसी भी कंट्री का। और क्रॉन इमिग्रेशन के पास 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं। प्रोफाइल देखने के तो आपको हम सजेस्ट कर सकते हैं आपको भी क्या करना चाहिए। इन केस कनाडा का रिफ्यूज़ भी हो जाता है तो मैं, जहाँ हमारी जो कंप्लीट टीम है, वो आपके केस को रीअप्लाई विद प्रेजेंटेशन कर सकती हैं। क्या उस कंसल्टेंट के पास इतनी नॉलेज है, ये ज़रूर चेक करें। वो कैसे चेक हो सकती है? वो अगर आपको आपकी कंप्लीट फाइल को हैंड ओवर करता है, जब भी वो अप्लाई करता है, आपके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट शेयर करता है, आप उसके कवरिंग लेटर से या उसकी एसओपी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके अंदर क्या कॉम्पिटेंसी है। तो अगर आप हमारे पास आते हैं तो एक कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है। दूसरा, अप्लाई करते समय व्हाट्सोएवर डॉक्यूमेंट हमने आपके पोर्टल के ऊपर अपलोड किए हैं, वो हम सारे के सारे स्टूडेंट को बताते हैं। जीसी की तक क्रिएट करने के बाद स्टूडेंट के साथ शेयर की जाती है कि स्टूडेंट अपना स्टेटस वीज़ा का अपने मोबाइल के ऊपर चेक करता रहे। इवन व्हाट्सएवर कॉरस्पॉन्डेंस यूनिवर्सिटी के साथ, जहाँ आईआरसीसी के साथ जो एम्बेसी है उसके साथ हो रही है, क्या मेल आ रही है क्या नहीं, वो भी बच्चे के साथ शेयर होती है। तो इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किया जाता है ताकि बच्चे को अपनी कंप्लीट फाइल के बारे में पता हो कि मेरी प्रोफाइल के ऊपर चल क्या रहा है। इसी तरीके से ये बच्चे का केस रिफ्यूज़्ड हुआ है। जेन्युइन स्टूडेंट था। एक मॉड्यूल में बच्चे के 5.5 बैंड थे, बाकियों में 6 थे। तो बच्चे के जो परसेंटेज भी है 10th-12th में, 10th में 93% है और 12th में इस बच्चे के 80% है। तो जो 12th है वो पीसीएम से की हुई है। तो केस इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग।
बच्चे ने अभी IELTS भी इम्प्रूव कर लिया है अपना, अभी 6 बैंड इन ईच मॉड्यूल आ चुके हैं, रीडिंग में 6.5 हैं। तो अभी थर्ड टाइम ये हमारे पास आया है अप्लाई करने के लिए। मेहनत करनी है इस फाइल के ऊपर, और इसके अंदर क्या क्या लिखा है मैं आपको बताऊंगा। इसी तरीके से मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी, उसका लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ऊपर दे दिया है। जो उसका भी ऐसा ही केस था, वो 3 बार रिफ्यूज़ था कनाडा से, इवन वो मैथ में फेल था 12th में, तो तब भी उसको कनाडा का वीज़ा लेकर दिया है। उसकी प्रेजेंटेशन को भी मैंने पढ़ के बताया था, वो वीडियो को भी आप देख सकते हैं, ऊपर भी उस स्क्रीन में भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक लगा हुआ है। तो रिफ्यूज़ हुआ। अभी इसके अंदर देखो मैंने क्या क्या चीज़ें कोड की है, समझने की बात है, ये वही कोड कर सकता है जिसको इसके बारे में नॉलेज हो। मैं 3 पेज की जो प्रेजेंटेशन है जो हमने उसको बनाई है रीअप्लाई की, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट लाइनें बताऊंगा आपको, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट, लेकिन दो ही आपको 2-3 लाइनें बताऊंगा कि आपको उससे अंदाज़ा हो जाए कि हम किस टाइप के लाइनें लिखते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो उसके अंदर हमने लिखा, even my many friends those have big profile from me, they got their visa, whereas in my case injustice have been done by the visa officer, since the visa officer has not properly gone through my academic backgrounds as mentioned above. Even my English marks in 10th and 12th, which are 93% and 80% respectively. तो मैंने इसके अंदर यही चीज़ लिखा है कि मेरे से वीक प्रोफाइल वालों ने बच्चों को आपने वीज़ा दे दिया है, लेकिन मेरी प्रोफाइल को प्रॉपरली उसने कंसिडर नहीं किया है और मेरे साथ इनजस्टिस किया है, क्योंकि आप एटलीस्ट बच्चे के या मेरे इंग्लिश के नंबर तो चेक कर लेते कितने कितने हैं, वो आपने चेक नहीं किया, आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरे केस को रिफ्यूज़ कर दिया है। चलो ऐ नहीं हो, हुण अभी मैंने अपना IELTS भी इम्प्रूव कर ली है, जिसके अंदर अभी इतने बैंड आ चुके हैं। अभी एक और ऑब्जर्वेशन लगाई थी कि आपने वापस नहीं आना है वहाँ पढ़ने के बाद, उसकी हमने क्या जस्टिफिकेशन लिखी है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा इसके अंदर क्या लिखा है। उसके अंदर देखिए, I would like to draw kind attention of the IRCC on the student visa application that all the international students are mentioned in their SOP or covering letter that they will come back to their home country after completion of study. मैंने वीज़ा अफसर जहाँ IRCC की काइंड अटेंशन सब इंटरनेशनल स्टूडेंट की SOP और कवरिंग लेटर की और दिलवाई है। मैं क्या, हर एक स्टूडेंट ने जब अपना कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना होता है या करते हैं तो वो उसमें लिखते हैं कि मैं कनाडा में जा रहा हूँ और पढ़ने के बाद वापस आ जाऊँगा। ठीक है जी, कम बैक टू होम कंट्री आफ्टर कंप्लीशन ऑफ study and under which strength or ground the visa officer will consider that which student will come back or which will not come back. तो मैंने कहा कि आप वीज़ा ऑफिसर कैसे कंसिडर कर लेता है ये स्टूडेंट की SOP और कवरिंग लेटर को देख के किस बच्चे ने वापस आना और किसने नहीं आना है, ये क्वेश्चन किया उनसे। काइंडली क्लियर द सेम टू मी, मैं क्या इसके लिए भी मुझे प्लीज़ क्लियर किया जाए, क्योंकि हमने ये ऐसी चीज़ें वही लिख सकता है जिसको कोई नॉलेज है, जो जो चीज़ें जानता है इस इंडस्ट्री में, जो एम्बेसीज के साथ ऐसे लेटर लिखता है। बिसाइड्स अब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी इन कनाडा मैनी ऑफ देम अप्लाई देयर वर्क परमिट। और मैंने कहा कि जब वो बच्चे अपना स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं कनाडा में, उसके बाद बहुत सारे बच्चे वहाँ पर अपना PR अप्लाई कर लेते हैं, कुछ बच्चे वहाँ पे अपना वर्क परमिट अप्लाई कर लेते हैं। एंड मैनी ऑफ देम, और बहुत सारे उन बच्चों में से IRCC ग्रांटेड PR, और बहुत सारे बच्चों को IRCC PR भी ग्रांट कर देती है जो बच्चे PR की एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं। इवन दे गेव द अंडरटेकिंग वाइल गोइंग टू कनाडा एज स्टूडेंट दे विल कम बैक टू इंडिया। और इवन जब उन्हीं स्टूडेंट ने कनाडा आए थे उस टाइम वो अंडरटेकिंग देकर आए थे कि हम तो वापस आ जाएंगे पढ़ने के बाद, इवन आपकी IRCC उनको PR दे देती है। मैंने ये चीज़ें उनको पूछी हैं आफ्टर कंप्लीशन। एज सच ऑल द अबव पॉइंट शुड आल्सो बी टेकन इनटू माइंड वाइल डिसाइडिंग माय एप्लीकेशन। तो मैंने साथ में ये भी लिख दिया है कि इन पॉइंटों को भी आपने माइंड में रखना है अभी, जब अभी आपने मेरी इस एप्लीकेशन के ऊपर डिसीजन लेना है जो मैं थर्ड टाइम डालने के लिए जा रही हूँ। ये कैसी चीज़ें वो ही लिख सकता है। मैंने फिर बताया जो टेक्निकल है, जो जजमेंटें पढ़ते हैं, तो अगर आपका केस किसी भी कंट्री से रिफ्यूज़ हैं, आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, तो एम्बेसी को सेटिस्फाई करवाकर वीज़ा लिया जा सकता है।
अगर आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं। अब ये आपने डॉक्यूमेंट ही फेक लगाए हुए हैं, फंड्स भी आपके पास नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, तो वो उस केस के ऊपर कोई मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपका वीज़ा किसी भी कंट्री का रिफ्यूज़ है, किसी भी टाइप का रिफ्यूज़ है, तो आप क्राउन इमिग्रेशन का ओपिनियन लीजिए। क्राउन इमिग्रेशन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको सजेस्ट किया जा सकता है कि हम आपका वीज़ा कौन सी कंट्री में जहाँ रीअप्लाई करके जहाँ किसी अनदर कंट्री में दिलवा सकते हैं। तो जितनी भी हमारी सर्विसेज हैं सारी की सारी पेड हैं, फ्री नहीं है। हमारी वीडियो सारी की सारी फ्री हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स डालते रहते हैं, सर वीडियो अच्छी बनाते हो, लोगो भी अच्छा लगाया हुआ है, तो आप तो हम ये सोच रहे हैं कि आप सर्विसेज फ्री या फ्री नहीं हैं, पेड सर्विसेज हैं, सीरियस हैं, कॉन्टैक्ट करें और टू द पॉइंट ही बात करते हैं। यहाँ चीटिंग चूटिंग का कोई मोटो नहीं है, सब ट्रुथ है, ओपन है। तो इस टाइप की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरे ऑलरेडी सोशल मीडिया और चैनल के ऊपर है, अगर उनको भी देखना चाहते हो मेरे सोशल मीडिया को ब्रोज करके देख सकते हैं। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चली उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।